हाँ जो ना, जो क्या सोई के उठे ना वही जो ना है। बड़े भैया नमस्कार। नमस्कार। आज 16 अप्रैल 2025 है और आज हम बैठे हैं बरौसा के सुल्तानपुर ज़िले के एक प्रसिद्ध गांव बरौसा के रामपुर पूर्वे में, जहां पर आज भी जो है श्री कामता प्रसाद, स्वर्गीय श्री कामता प्रसाद श्रीवास्तव लल्ली देवी और श्रीमती लल्ली देवी को लोग बहुत ही आदर के साथ, बहुत ही सम्मान के साथ याद करते हैं। और आप उनके सुपुत्र हैं, आपने उनकी डायरी भी रखी है और मैंने देखा है कि उस डायरी की आप जब निकालते हैं तो उसकी पूजा भी करते हैं। आपको बहुत बहुत नमन है। मैं चाहता हूं कि इस परिवार में खास तौर से स्वर्गीय श्री कामता प्रसाद जी ने कई लोगों के जीवन में नई तरह की एक उमंग भरी, और उसमें से एक मेरा परिवार भी था। और मेरी माता जी के ऊपर कैलाशपति, श्रीमती कैलाशपति, जिनको उनका एक बुलाने का नाम कैलासा था, जिस नाम से उन्होंने अपनी डायरी के पन्नों में कई बार कैलासा का जिक्र किया है। तो ये कैलासा उनका प्यारा नाम था और विश्राम मामा भी इसी नाम से उन्हें पुकारते थे। और जब भी वो घर आते थे तो यही कह करके रोते थे कि कैलासा हमका तुमका सुख ना लिखा है। यहाँ से उनकी बहुत यादें जुड़ी हैं। जब मैं डायरी के पन्नों को देख रहा था तो उन्होंने अपने पन्नों से स्वर्णिम अक्षरों में कैलासा का नाम का कई बार जिक्र किया है। मैं उन अक्षरों को देख करके और उसमें अपनी माता की आत्मा और उनके चित्र को देख करके मैं बहुत भावुक हो उठा। मैं चाहता हूँ कि मेरी माता जी और माता जी का जो यहाँ पे लगाव था, और जो स्वर्गीय श्री कामता प्रसाद जी की जो उनके ऊपर स्नेह था, जिस तरह का स्नेह था और जितना उनके ऊपर विश्वास करते थे, उनके बारे में विस्तार से विभिन्न अवसरों पर जब हमारी माता जी यहाँ आती थी तो किस प्रकार का स्नेह उनसे उनको मिलता था, उसके बारे में विस्तार से चर्चा करें। क्योंकि आप इन सब चीज़ों के साक्षी रहे हैं, गवाह रहे हैं। ये सब आपकी आंखों के सामने घटा है। जी बताएं। स्वागत। आपकी माता जी जब आती थी तो सबसे ज़्यादा स्नेह प्यार उनको जो है वो देते थे, और उनसे हर किस्म की बात अपनी जो है, जो अंदरूनी बात रहती थी, उनसे स्पष्ट करते थे, कहते थे। और कह करके जो है अपना उनका थोड़ा सा लगाव यहाँ की रहन सहन और हमारी माता जी से ज़्यादा घनिष्ठ था। और यहाँ पर जो है पहले ज़माने में कटहल, आम, ये सब ज़्यादा, महुआ, ये सब ज़्यादा जो है हुआ करता था। और जिसको जो है उनके लिए वो सब उपलब्ध करके बीन ऊन करके हमारे पिताजी के लिए रखती थी। वाह, अच्छा। और जी, और बताएं अपनी यादों को बताएं। इन यादों को मैं संजोना चाहता हूँ। और जब मैं रहता था तो उनको ले करके जो है इनकी मौसी भिकवाजितपुर और जो है नंदापुर पैदल ही अक्सर मैं जाया करता था। और जब वहाँ उमरावा जाता था तो हमारे यहाँ जो गेट मुख्य लगा हुआ था, उसकी लकड़ी मैं जो है उमराएँ से बैलगाड़ी से ही लाया था। और वो जो है उनका नाम उस गेट पर अंकित था अभी तक। अच्छा, हाँ, उनका नाम अंकित। तो अभी निकाला आपने अभी आज एक नई कहानी बताई है। हाँ, आपने बताया कि जो महुआ, आम, उस ज़माने में हमें जहाँ तक याद आता है कि उस ज़माने में गरीबी बहुत थी, लेकिन गरीबी में महागरीबी हमारे यहाँ थी। और महुआ, आम या जो भी छीमी वगैरह वगैरह जो चीज़ें होती थी, गंजी, ये हम लोगों के यहाँ बोई जाती थी।
और अम्मा हमारे पिताजी योग्य तो बहुत थे और उन्होंने कई प्रकार की सेना में नौकरी, लेखपाल की नौकरी, शिक्षक की नौकरी, कोऑपरेटिव की नौकरी, विभिन्न नौकरियों में रहे, लेकिन उनका मिजाज जो था वो एक आज़ादाना था। वो जो है जब कोई उनको डांटता था तो वो तुरंत ही जो है कह देते थे कि चाहे, अभी एक बार मुझे याद है, मुझे मेरी माता जी बताया करती थी कि जब वो मास्टर हुए तो गए और उसके बाद ब्रिजमोहन दादा ने उनको नौकरी कोई दिलवाई तो डिप्टी साहब गए तो डिप्टी साहब कुछ डांट दिए या 1-2 मिनट लेट पहुंचे होंगे या कुछ भी ऐसा रहा होगा, तो उन्होंने कहा डिप्टी साहब आपन ला नौकरिया ला इस्तीफा, तो इस्तीफा तुरंत दे दिए। तो बाद में इस्तीफा दे के चले आए तो ब्रिजमोहन दादा से उन्होंने कहा कि डिप्टी साहब ने कहा यार आपका भाई बड़ा गुस्सैल है, अगर मुझे मालूम होता तो मैं ऐसा ना कहता। तो उसके बाद फिर, और उस समय चूंकि पढ़े लिखे तो थे ही तो नौकरियों की कमी नहीं थी, लेकिन इसका सीधा सा प्रभाव उनके अगर उन्होंने उन नौकरी छोड़ी, सेना में 4 साल रहे, उसका सीधा अगर एक फिक्स्ड आय जो है परिवार को नहीं, उसका प्रभाव मेरी माताजी या उनकी धर्मपत्नी और उसके बाद जो बच्चे थे यानी हम सबके भाइयों के ऊपर। लेकिन हमारी माताजी ने अपनी पूरी जो उनकी मैनेजिंग पावर थी, उनकी क्षमता थी, उसका पूरा परिचय दिया और उन्होंने धैर्य नहीं छोड़ा। और शायद ऐसी दशा में, ऐसे समय में ये 2 ऐसे सहायता के खंभे थे, एक तो उनका यहाँ से बरौसा रामपुर से संबंध और दूसरा जहाँ की वो रहने वाली थी यानी उमरावा। इन दोनों जगहों ने, हालांकि उमरावा से वो जो है उतना वो कहती थी कि भले हमारी जगह ज़मीन जो भी है लेकिन उसमें हमें कोई हक नहीं चाहिए। कभी हमारे चचेरे नाना कहते थे कि उसमें कुछ दिया जाए, कभी ये होता था कि भैंस दे दी जाए, गाय दी जाए वगैरह वगैरह, लेकिन हमारी माताजी वहाँ से कुछ लेना। लेकिन यहाँ जब आती थी तो वो जो है शायद जो भी दिया जाए या बड़े हक से यहाँ पे मांगती थी या उनको मिलता था। तो इन दोनों, उनकी कंगाली के समय में इस परिवार को जीवित रखने के लिए, उनके हौसले को बढ़ाने के लिए, हौसला अफजाई करने के लिए बड़ी भूमिका आप लोगों ने यानी बरौसा के लोगों ने और स्वर्गीय श्री कामता प्रसाद जी और स्वर्गीय श्रीमती लल्ली देवी जी ने निभाई है। आज मैं उनकी उस भावना को और उनके चित्र को अपने आत्मा में बसाते हुए नमस्कार करना चाहता हूँ, उनके चरणों में अपने शीश झुकाना चाहता हूँ। और मैं फिर आपसे कहूँगा कि आपकी जो कुछ यादें हों मेरी माता जी की, जो कि चाहे वो भात में आई हों, चाहे वो अपने, और एक बात तो मुझे अच्छी तरह याद है, मेरी माता जी कहती थीं कि जब उनके यहाँ उनके परिवार का लगभग काफ़ी लोग मर गए थे और वहाँ पर एक तो विपदा यानी मौसी जी थी हमारी और एक ये वाली जो मौसी चचेरी मौसी थी, तो ये सब लोगों को लेकर के अम्मा बाबू गंगाराम नाना जो है यहाँ लेकर आए और उन्होंने कहा कि अभी यहाँ कोई है नहीं, तुम लोग छोटी छोटी हो, तुम बड़ी हो, तुम लोग यहाँ चलो। और यहाँ काफ़ी दिनों तक अम्मा बताती हैं कि यहाँ तीनों बहनों के साथ वो यहाँ रही। तो एक तरह से यहाँ से गहरा नाता माता जी का रहा है उस समय से ले करके। और अम्मा जब हमारी बड़ी हुई थोड़ा तो उन्होंने ज़िद की कि मैं बड़ी हूँ तो मैं चलूँगी, अब वहाँ पर रहूँगी सबको लेकर के। नाना हालांकि कहते तो तुम अभी इतनी बड़ी नहीं हुई हो, लेकिन अम्मा को शुरू से ही एक बड़ा उनके ऊपर बोझ मिला, उनको जिम्मेदारी का बोझ मिला और इस जिम्मेदारी को उन्होंने बखूबी निभाया, न केवल वहाँ पर उमरावा में बल्कि आगे भी जा कर के उन्होंने इस जिम्मेदारी को निभाया। जब उनके ऊपर इस तरह की आफत आ पड़ी, जब उनके पास एक निश्चित आय हर महीने में, किसी का भी पति अगर निश्चित आय नहीं देता है तो उस परिवार में, संयुक्त परिवार में, पहले के ज़माने में और आज के ज़माने में निठल्ला कहा जाता था। तो किसी तरह से उसकी पत्नी को भी और उसके बच्चों को भी वो आदर नहीं मिलता है जो कमाऊ पूत का होता है। तो ऐसी दशा में हमारी माताजी इन सभी तरह की डांट, फटकार, अपमान
और उसको कठिन मेहनत करती रहीं और हम लोगों के लिए उन्होंने ज़िंदगी को न्यौछावर कर दिया। तो मैं चाहता हूँ कि इन सारी चीज़ों से भरोसा से जो उनकी यादें, जो कहानियाँ आपने सुनी हो, उसके बारे में बताएं। जी जी। एक बार जब भान प्रकाश साहब के मामा थे जी परवेशा की शादी थी, हम और शारदा दोनों आदमी गए थे। और जब चाचा इतने भावुक हो उठे, वहाँ से उठ करके दौड़ करके आए कि रामपुर वाले आ गए, माननीय सब आ गए। और उस समय यानी रामपुर आ गया तो पूरी दुनिया, पूरा ब्रह्मांड, चांद सितारे, गंगा जमुना, हिमालय वगैरह सब आकर के आ गए, कुबेर। और हम लोग बैठे और इतना सम्मान दिया कि उनके लेकिन उनके एक दामाद थे, जो दामाद थे, इस भाषा से, चाचा की इतने भावुकता भरे भाषा से कुछ रुष्ट हुई। अच्छा। कि हम लोगों को कोई कदर नहीं हुई। यानी जिस दामाद का आप शायद संकेत दे रहे हैं वो कहीं बिकवाजीपुर के तो नहीं है? नहीं, जो खत्म हो गए। अच्छा अच्छा, वकील साहब। अच्छा, हाँ, वकील साहब अब तो खत्म ही हो गए बेचारे, महीने में मिले ही थे। जी। हाँ। और अक्सर ऐसा होता था कि हमारे यहाँ ब्रह्मभोज था, और उस ब्रह्मभोज में हमारे फूफा जी, बल्कि आपके पिताजी आए हुए थे। और संयोग ये लगा कि वो 10-15 दिन यहाँ रुके भी रहे जी। उसी बीच आपके बड़े भाई के एक देखुआर भी आ गए। अच्छा। ये कहानी हमारे परिवार में बहुत जो है प्रचलित है, और इसको जब सभी इकट्ठा लोग होते हैं और लोग आपस में प्रेम भाव दिखाते हैं और कभी झगड़ा वगड़ा होता है तो इस कहानी का जिक्र होता है कि आज अगर वो शादी हो गई होती तो क्या होता, ये इस बारे में भी कभी जिक्र नहीं होता। तो अक्सर फूफा ये कहा करते थे कि जो ऊंट से खिचड़ी लाएगा, अच्छा, उसके यहाँ मैं शादी करूँगा। अच्छा, वाह। उनकी भाषा जो थी। हाँ। और वो खाना कम खाते थे। हाँ। मट्ठा रोटी यही खाते थे और कुछ नहीं। और उन्होंने कहा जो लाएगा ऊंट से ही खिचड़ी, उसी के यहाँ शादी करेंगे। इस पर हमारी बुआ काफ़ी नाराज भी हुई और दुष्ट भी हुई थी। हाँ। लेकिन यह कि वो कुछ माने नहीं, अपने जिद पर अड़े नहीं। अच्छा, मैं कुछ और कहानियाँ आपसे जानना चाहूँगा, अगली बार आऊँगा तो और विस्तार से भी सुनूंगा। लेकिन मेरी माता जी कभी कभी बताती थी कि जब वो सुल्तानपुर आती थी तो हमारे यहाँ एक मजीद बेग हुआ करते थे, तो दुल्हन वगैरह जो है एक उनकी इक्का होता था, तो उसी में इक्के में चवन्नी लगती थी। तो वहाँ से वो जो है मजीद बेग पहले कटका तक पैदल आते थे, फिर उसके बाद यहाँ तक आते थे जब बैठ करके उस पर, और आकर के यही उसके कोतवाली के पीछे की तरफ यही लोग बैठते थे। हाँ, यही तो और कई बार अम्मा है सामने इक्का खड़ा हुआ। हाँ, तो अम्मा कई बार बताती थी कि जहाँ पिताजी आपके रहते थे वहाँ कई बार वो जा करके सुल्तानपुर में रुकती थी, और कई बार उनको जो है किराए का पैसा या कुछ डेली खर्च का पैसा ये अम्मा को उनको देती थी। इसकी अम्मा ये हमसे उन्होंने चर्चा की थी, कई बार चर्चा किया करती थी। जब आती थी तो सोचती थी कि सुल्तानपुर चल रहे हैं तो भैया अभी वहीं मिल जाएंगे, और वहीं पर जो है अभी कुछ भी कोई भी कमी होगी तो अभी वो ज़रूर पूछेंगे, और कुछ न कुछ उनको 4 रुपया 2 रुपया 5 रुपया वो ज़रूर देते थे। कुछ आपको इस तरह का आपने देखा हो जब इस तरह से हमारी माता जी जाती आती थी तो ऐसे वहाँ पर सुल्तानपुर में वो चर्चा किया करती थी। यहाँ की चर्चा तो डायरी के पन्नों में लिखी हुई है, जो अभी ये डायरी आप दिखा रहे थे। हाँ जी, आखिरी मुलाकात जो आपसे आपके ये जो डायरी उनके द्वारा लिखी हुई इस डायरी। अरे ठीक, आखिरी बार जो मुलाकात हुई थी ये डायरी ऐसे ही रख दीजिए। इस डायरी में आपके पिताजी की यादें हैं, मेरे मामा जी की यादें हैं, और इसमें कई जगह पे मेरी माता जी का नाम उनके का लिखा हुआ है। तो इसको भी मैं नमन करता हूँ, और इस डायरी को यूँ करके इसको टच कर दीजिए, इसको ऐसे। हाँ, तो अब इसी के साथ और अब कापी निकलवा दूं? हाँ, निकलवाए तो हाँ, मैं निकाल
निकल लाइट चली गई। अरे यार वो का कहा थे हमारे ससुर समय पर नोट बा नहीं पुनोट वगैरह रहा थे पुनोट अरे डालिए भाई सुंदर बाबा ले हैं पैसा मंगाई ना गए नहीं लाइट नहीं चली गई। राज नहीं आई है बात। मशीनिया तो अब लेके चला जावे राजू नहीं अरे भैया। समझ नहीं पैसा अम्मा को हार रही है हाँ भैया समझ नहीं रही है चर्चा जारी रहेगी और आगे इसको बढ़ाते हैं कहानी को। अरे धार यही काम है पैसा हमके वसूल लेना आएंगे हाँ राम तो आइए कुछ आगे की चर्चा बढ़ाते हैं और कुछ माता जी और पिताजी की कुछ नई यादों को। तो काफी बड़ी है ना, जिनके साथ भी रहती है वो। अच्छा आ जाइए आप भी आ जाइए आइए थोड़ा सा तो पहले तो थोड़ा सा मामा के बारे में। मामा के यहाँ कितने कितने कार्यक्रमों में हमारे मामा विश्राम मामा यहाँ पे आए और उनका जो व्यवहार था उनका जो रोल था किन शादियों में आए किस प्रकार आए और आप लोगों का उनके प्रति क्या क्या स्नेह था। शादी का जो है रखा हुआ है। हाँ तो ये सब जिक्र हम चाहते हैं कि वो सुनाएं। उमरावा से संबंधों की जो एक कहानी है उमरावा रामपुर उमरावा बरौसा, क्योंकि मामा जब भी मिलते थे सुल्तानपुर में जब उनका प्रोस्टेट का वो हुआ था ऑपरेशन हुआ था तो वो जब भी चाहे नंदापुर पहुंचे चाहे कहीं पहुंचे तो बरौसा में ऐसे डूबे रहते थे जैसे उनको उमरावा भूल जाता था, उनको सब कुछ भूल जाता था। वो उमरावा को बरौसा को याद करते थे। तो कुछ विभिन्न शादियों में उनका क्या रोल रहा है, विभिन्न भात कार्यक्रम या अन्य किसी कार्यक्रम में या जब भी कोई महत्वपूर्ण मुद्दा होता था। और शायद मुझे लगता है कि ये इतना मजबूत काम था कि उनके घर में सबसे पहली नौकरी जब इस नई पीढ़ी में मिली राजेंद्र भैया को तो उसमें भी स्वर्गीय श्री कांता प्रसाद जी ने एक महत्वपूर्ण रोल अदा किया था। और एक मैं बात आपको पते की बताना चाहता हूँ कि राजेंद्र भैया को जब नौकरी मिली उसके बाद, वैसे तो उनको नौकरी मिल ही नहीं सकती थी जल्दी से हिंदी में लेक्चरर के रूप में वो, लेकिन वो नौकरी जब मिली उसी के बाद उनके यहाँ लक्ष्मी का और एक आगमन शुरू हो गया। चाहे विपिन को पढ़ाना हो चाहे प्रेम को पढ़ाना हो और हम लोग भी वहाँ साथ उस दरमियान रहे हैं। लेकिन उन्होंने ऐसी भूमिका, खेती जमीन खरीदना हो, परिवार को एक करना हो, एक बड़ी भूमिका राजेंद्र भैया की नौकरी ने उनके आज के परिवार में दिखाई। आज प्रेम के पास 5-5 गाड़ियां, एक से फॉर्चूनर ये वो सब रखी हुई हैं, लेकिन इसका बहुत बड़ा श्रेय उस घटना को जाता है 1971 या 72 में जब जो है 71 में जब यहाँ पे उनको नौकरी झूठे पट्टी CL इंटर कॉलेज छीटे पट्टी में मिली थी। तो अब इस पर आप विश्राम मामा के और यहाँ के संबंधों पर चर्चा करें। अब सिर्फ ये है, हमारे पिताजी के मरने के बाद सन 75 के बाद हमारे सब छोटे भाइयों की शादी है और जिसमें उनका विशेष रोल यहाँ से सामान रखने पर वहाँ शादी कराने का उन्हीं का ज़्यादा रोल था। कटना कहाँ खर्चा भर्चा लगेगा, क्या सामान ले जाना है, क्या वहाँ लगेगा, उस पर सारा काम हम चाचे करते थे। और एक बार मतलब बारात में जैसे कहते थे एक बुढ़े को बारात में कहते थे कि चलना चाहिए और जब दूसरे दिन शिष्टाचार या विदाई हो या और भी कुछ हो तो सबसे पहले उसी को आगे किया जाता था। तो मुझे लगता है यह रोल मामा ने निभाया, पूरा निभाया। एक बार ऐसी घटना हुई कि हम जो है अपनी दूसरी लड़की की शादी लखनऊ देखने गए थे ओम के। जी और ओम वो तब गए थे और उन्होंने हमसे ये कहा कि जो है आप कैसे क्या करेंगे, हम लखनऊ से ही शादी करेंगे और शादी में इतना खर्चा होगा। तो मैं चला आया था और फिर उसके बाद आने के बाद भान प्रकाश विश्राम चाचा को लेकर के वहाँ योगेंद्र भी गए थे, सबसे छोटे वाले भाई, उनको लेके गए थे। और उनको जब लेके गए हम तो उन्होंने ये कहा कि तुम्हारी भी शादी मैंने ही किया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तुम्हारी भी शादी मैंने ही किया है और ये बताइए कि ये 1.5 लाख रुपया खर्च सकते हैं, आप यही हैं, आप पैसा जो है ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करके और शादी आपको करना है। उन्होंने कहा अब मामा का कहना मैं टाल नहीं सकता। आप
अब अभी जब आपने ऐसी काट उन्होंने रख दी और ऐसी तर्क रख दिया, मामा बुद्धि के बड़े तेज आदमी थे, अंग्रेजी और हिंदी में, और समय पर वो बड़ा सटीक जवाब देते थे, उनके अंदर इसी प्रति। मुझे याद है कि जब मामा ने ओम भैया की शादी कराई थी, तो आपके कौन सा गांव यहाँ पे, मतलब छीते बट्टी के पास, हाँ। अरे जहाँ वो बड़े बाबू रहने मेरे वाला नहीं घेर सदिया भैया, पर छीते बट्टी में बड़े बाबू थे वो। अरे बाप। हाँ, उनके भाई लेखपाल थे, लेखपाल की लड़की से कैलाश लाल, बाबू कैलाश लाल। बाबू कैलाश। तो बाबू कैलाश लाल जो है वो कम से कम दादा से मिलने के लिए, उस शादी को तय करने के लिए मामा को लेके कम से कम 8-10 बार गए। हाँ, उसके बाद वो अकेले 8-10 बार गए, और जब जाते थे तो मामा हमारे गांव के पास नैतरवा की बाग है, तो वो करीब 1 किलोमीटर उनको छोड़ने आते थे, उनका प्रेम भाव था। आखिरी बार जब लोग गए तो प्रेम भैया जब पॉलिटेक्निक पढ़ते थे, ओम भैया यहाँ फैजाबाद, तो वहाँ नन्हे चाचा एक हमारे हुआ करते थे, तो उनको बहुत मानते थे वो। तो वो जो है वहाँ पे जब गए तो क्या हुआ, जब आखिरी बार ये हुआ, 3 के 3 भाई थे, तीनों भाई आए जो आपके सिलेंडर का छीटेपट्टी, तो उसके बाद कहे कि भैया 10,000 रुपया हमको नकद चाहिए। तो उसमें प्रेम हमारी भाभी भी थी। हाँ बस अभी एंड कर मेरे क्या आप खत्म ही कर दे रहे हैं। हाँ। अभी अब खत्म कर रहे हैं, फिर आगे चर्चा जारी रखेंगे। मुलाकात बताएंगे जब पूरा ये भी तो जो है, तो उस समय क्या हुआ कि उन्होंने तीनों भाई बुखार छोड़ के रोने लगे। पहले कहे लाला मास्टर ये बताइए कि जितना बड़ा घरम तुहार खपड़वा नरीवा ला गया है, एक ही कीमत 10,000 है, या एक ठी बैंक में लाई के खाता दिखावा 10,000 रुपया जमा हो, और तब तुमका 10,000 ना, और मतलब 10,000 से ज़्यादा दे दो। और यह कह के तीनों जने भुखार छोड़ के रोए लगे। और उसके बाद शादी जो है तुरंत है, वही के बाद जो है जैसे अंदर से महिलाओं ने कहा कि अब भाई केहू लाला यहाँ दुआरे से रोई के न जाए, और अब ये शादी जो है पक्की हुई। और एक प्रेम भैया एमा पैसा वाला मामला लगाए रहे, और तो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, ऑडिटर रहबे के हैं। अरे भाई ऑडिटर हाँ, तो यह काम उनका मीन में एक निकाला रहबे की। तो इसी के साथ मैं ये चाह रहा हूँ कि अभी आपने कहा कि एक नए संबंधों की शुरुआत में भी विश्राम मामा का बहुत बड़ा योगदान था, और उनकी इसी साफ गोई और उनके विचार, उनकी जो विचार में वो थी चतुराई थी, इसी के कारण वो बड़ी बड़ी समस्याओं को भी हल कर लेते थे, और बड़े बहादुर किस्म के आदमी थे। ठाकुरों वगैरह को भी, सरपंच को भी एक थप्पड़ उन्होंने डरते नहीं थे वहाँ, वो रियासत में भी जाते तो डरते नहीं थे। राजा भीटी के वो बड़े कृपा पात्र थे। तो मैं चाहता हूँ कि उनकी यादों को सजो करके रखिए। और अब बता रहे हैं कि खाने का समय होगा, अब यहीं पर थोड़ा सा चाहता हूं कि इसके आज का इस समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके स्वास्थ्य लाभ की और इसी तरह से आपकी बुलंद आवाज़ के लिए, और आपकी यादें जो है बड़ी एकदम बिल्कुल सही रूप में हर घटना को आप याद रखते हैं। भगवान इसी तरह आपको उन सारी पुरानी घटनाओं को मतलब ऐसे ही याद रहें आपको, और आपको आप ऐसे ही हम लोगों को बातें बताते रहें पुरानी, ताकि उन पुरानी बातों को हम आगे लेकर के उस संस्कार के रूप में, ताकि आज के बच्चे ये जान सकें कि हमारे पूर्वजों ने या हमारे पिताजी ने इस परिवार के लिए क्या योगदान किया है, या बाबा ने क्या योगदान किया है, और उससे प्रेरणा लेकर के आगे एक हो कर के और इस परिवार को, इस महान परिवार को और महान परिवार बनाएं। अभी हमारी योजना है कि जल्द ही रिटायरमेंट जब योगेंद्र भैया का हो रहा है, उसके बाद जगदम्बा संस्थान और मेरे यहाँ जगमोहन संस्थान के सौजन्य में से जल्दी हम लोग हर 15 दिन 1 महीने में कोई ना कोई कार्यक्रम हम करते रहेंगे, और उसमें आपकी प्रेरणा चाहेंगे। और इसी के साथ तो इसी के साथ बहुत बहुत आपको धन्यवाद, और आपको बहुत बहुत बधाई। आपको स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, मस्त रहें, और हम लोगों को ऐसे ही प्रेरणा देने के लिए आप उपस्थित रहें, और आपका चरण और आशीर्वाद लेकर के मैं आज का ये कार्यक्रम यहीं पे समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। आखिरी मुलाकात जब